हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके पास एक सपना है और उस सपने को साकार करना चाहते हैं, अगर आपके मन में ऑफिसर बनने का सपना है और ऑफिसर बन के अपने घर, परिवार, देश, समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सही मौका है। क्योंकि ये इतना अच्छा मौका है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने बीपीएससी के इतिहास में पहली बार 2000 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या नए क्या पुराने, क्या जस्ट पास्ट ग्रेजुएट या फिर 2-4 बार बीपीएससी दिए हुए विद्यार्थी, सभी अभी एक पैमाने पर खड़े हैं, एक धरातल पर खड़े हैं। जो मेहनत करेगा, आज से करेगा, उसे ही सफलता मिलेगी। लेकिन मेहनत कैसा, और अपने सपने जो है, सपने को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अपने सपने को साकार करने के लिए, आपको ऑफिसर बनने के लिए आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। सही दिशा में पूर्ण डेडिकेशन के साथ और निरंतर प्रयास करना होगा, तभी जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। हम आज बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। होल एंड सोल बीपीएससी का क्या सिलेबस है, क्या बीपीएससी परीक्षा की रणनीति है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और किस प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो पीटी और मेंस का होल एंड सोल वैसे विद्यार्थियों के लिए जिन्हें अभी बीपीएससी के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। आप अंत तक देखना ना भूलेंगे। बीपीएससी के संबंध में एक से एक छोटी से छोटी चीजों की जानकारी दी गई है। हालांकि इस वीडियो का एक दूसरा भाग भी होगा जिसमें और भी हम महत्वपूर्ण रणनीति और कैसे तैयारी किया जाए, कैसे पीटी परीक्षा की तैयारी किया जाए, कैसे मेंस परीक्षा की तैयारी किया जाए, इंटरव्यू के लिए हमारी क्या रणनीति हो, और साथ ही साथ हमारे तैयारी में किस प्रकार के पुस्तकों का और किस प्रकार के शिक्षकों का मार्गदर्शन होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करते हैं बीपीएससी के बारे में जो एक कॉमन जानकारी है, जो तैयारी करने से पूर्व अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, बीपीएससी ऑफिसर बनना चाहते हैं और ऑफिसर बन के अपने सपनों का साकार करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जिन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तो ये पहला वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा। तो आइए हम बात करते हैं बीपीएससी की। तो बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में इसे बिहार लोक सेवा आयोग कहा जाता है। हम नजर डाल लेते हैं बीपीएससी की स्थापना पर, ताकि हम जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं या जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में, उस संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो अगर स्थापना की बात करें तो अंग्रेजी काल से ही इसकी स्थापना के लक्षण दिखाई पड़ता है, जिसके उत्तराधिकारी के रूप में आज हम बीपीएससी को देखते हैं। तो वर्ष 1854 की बात करें तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बीपीएससी जैसी संस्था की स्थापना किया गया था। पुनः अगर हम देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन प्रांतों में एक सिविल सर्विस कमीशन का गठन किया गया, जिनका काम होता था सिविल सेवकों की भर्ती करना। तो उस समय पर 1935 के अधिनियम को अगर हम देखें, 1935 के अधिनियम को अगर हम देखें तो दो प्रकार के कमीशन थे। एक फेडरल सर्विस कमीशन था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि केंद्रीय स्तर पर था, प्रांतीय स्तर पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये दो कमीशन से केंद्र और राज्यों दोनों में भर्ती किया जाता था। 1 अप्रैल 1949 की बात करें तो बीपीएससी को, यानी इस लोक सेवा आयोग को, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के 261 के तहत इसको उड़ीसा और मध्य प्रदेश से अलग किया गया, और संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान की अनुच्छेद 315 के तहत बीपीएससी की विधिवत स्थापना हुई। हालांकि उस समय जो इसका मुख्यालय था वो रांची में था, तो जिसे 1 मार्च 1951 को
बीपीएससी का मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित किया गया। तो ये बीपीएससी के गठन की कहानी है। अब बीपीएससी किस प्रकार का एग्जाम लेती है? आमतौर पर हम कहते हैं कि बीपीएससी सिर्फ सिविल सेवा की एग्जाम लेती है, ऐसा नहीं है। ये राज्य सरकार का कमीशन है, संवैधानिक निकाय है, और इस निकाय को राज्य सरकार द्वारा जहां से भी रिक्तियां दी जाएगी तो अलग अलग प्रकार के रिक्तियों की ये भर्ती करती है। कभी ये टीचर का भी भर्ती कर लेते हैं, तो कभी कभी दरोगा का भी भर्ती हुआ है इससे, कभी क्लर्कियल कैडर की भी भर्ती हुई है, तो कभी जो है डॉक्टर, इंजीनियर, कृषि सेवा, सारे लोगों का ये भर्ती करता है। सबका नाम अलग अलग होता है। तो आइए एक नजर उस पर हम डालते हैं। जैसे कृषि सेवा के लिए अगर ये भर्ती करेंगे तो कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर ऑफिसर का ये भर्ती करेंगे, और फिर शिक्षक का भर्ती, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से TRE 1, TRE 2, TRE 3 का परीक्षा हुआ है। फिर इंजीनियर लोगों का भर्ती के लिए भी एग्जाम लिया जाता है, डॉक्टर लोगों को इंटरव्यू के आधार पर ही ले लिया जाता है, और कुछ विशेष परीक्षाएं होती है जिसमें सिविल सर्विसेज को भी रख सकते हैं, और कई अन्य परीक्षा बीपीएससी अपने अंदर के स्टाफ को भरने के लिए भी परीक्षाएं आयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से कई परीक्षाएं आयोजित किया जाता है। लेकिन हमारा तात्पर्य है कि हम जिस परीक्षा को तैयारी करते हैं, जो युवाओं में जुनून होता है तैयारी का, तो वो होता है सिविल सेवा। तो सिविल सेवा का तात्पर्य जनरली लोग यूपीएससी की परीक्षाओं से लगाते हैं। यूपीएससी में जो IAS IPS का परीक्षा देते हैं उसे सिविल सेवा कहते हैं, लेकिन नहीं, जो स्टेट के भी होते हैं, स्टेट का भी जो परीक्षा होता है उसे भी राज्य सिविल सेवा कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? तो इसका अगर आप जस्टिफिकेशन देखें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जो एग्जाम देते हैं बीपीएससी के थ्रू, तो बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम देते हैं तो आमतौर पर हम बोलते हैं 17वीं बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी। तो ऐसा बोलना तकनीकी दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि वो बीपीएससी के द्वारा 71वां या 72वां जो भी निकालना हो, या 70वां, जैसे 70वां, तो ये CCE है। CCE मतलब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और इसे हम स्टेट सिविल सर्विसेज कह सकते हैं। आधिकारिक नाम हालांकि CCE है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऐसा इसलिए कि अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसका दायरा काफी संकुचित होगा, जबकि ये CCE के माध्यम से लगभग 25 से 30 अलग अलग विभागों के लिए बीपीएससी वैकेंसी निकालती है, उन विभागों से अधियाचना के आधार पर, और फिर उनका सम्मिलित परीक्षा होता है। तो सम्मिलित परीक्षा होने के कारण ही इसे CCE कहा जाता है। जैसे इसमें प्रशासनिक सेवा के भी होते हैं, शिक्षा सेवा के भी होते हैं, राजस्व सेवा के होते हैं, निबंधन सेवा के होते हैं, कई सेवाओं के ऑफिसरों की भर्ती करते हैं, इसीलिए इसे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहा गया। इसके इतिहास पर गौर करें कि सिविल सेवा इसे क्यों कहा जाता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो सिविल सेवा का चलन अंग्रेजों के काल से आया। अंग्रेज जब आए तो सबसे पहला लॉर्ड क्लाइव इनके विजेता बनकर उभरे थे, जिन्होंने प्लासी और बक्सर की 2 लड़ाई में अपनी अंग्रेजों का जो है सुपरमेसी साबित किया था। तो ये सेना के बल पर आए थे, कुछ थोड़े से सेना लेकर आए थे, बाकी इसी देश से, भारत से ही भर्ती किए थे। तो ये मिलिट्री सर्विसेज कहलाते थे। वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में हम देखें तो ये मिलिट्री सर्विसेज तो सैन्य प्रशासन का काम करते थे, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क लोगों की भर्ती किया जाता था। ये लिखते थे, इसलिए इसे राइटर्स कहा जाता था उस समय। आज भी पश्चिम बंगाल का जहां विधानसभा है उसे राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। राइटर्स बिल्डिंग मतलब लिखने वाले लोगों का बिल्डिंग। तो ये क्लर्क लोगों की भर्ती करते थे। बाद में जरूरत हुआ कि क्लर्क से ज्यादा एफिशिएंट लोगों की भर्ती किया जाए, जिन्हें हर चीज की जानकारी हो, विशेषज्ञ हो, कोई विशेष विषय में नहीं बल्कि सभी विषयों में एक तरह से विशेषज्ञ हो, जो चीजों को सही तरीके से हैंडल कर सके, और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सामान्य प्रशासन, उसको भली भांति चला सके। तो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हम क्या देखते हैं कि ये जो भी सर्विसेज है इसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक मिलिट्री सर्विस, यानी इसको हम सैन्य सेवा कर सकते हैं, जो कि सेना से संबंधित था, और एक सिविल सर्विसेज जिसको हम असैन्य सर्विसेज कर सकते हैं। असैन्य मतलब अदर देन मिलिट्री सर्विस, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, विभिन्न विभागों का काम संभालेंगे। तो यही बाद में सिविल सेवा जाकर कहलाया। अब आगे हम चलते हैं कि तो ये चीज क्लियर हो गया कि सिविल सेवा जो है 2 तरह का होता है, एक यूपीएससी लेती है, और दूसरा जो सिविल सेवा होता है वो उसके अधीनस्थ पदाधिकारियों के रूप में प्रत्येक राज्य सरकारें अपना अपना लोक सेवा आयोग का गठन किए हुए हैं, जो कि संविधान का अनुच्छेद 315 के तहत हुआ है। यह भी संवैधानिक निकाय है, यूपीएससी भी संवैधानिक निकाय है, और बीपीएससी भी संवैधानिक निकाय है, और दोनों के माध्यम से पदाधिकारियों की भर्ती की जाती है, जो कि इनके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। अब कितने प्रकार की
पदाधिकारियों की भर्ती की जाती है, कुछ का हमने लिस्ट यहां बनाया है। जैसे ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें कि एसडीएम लोग बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए ये पुलिस सेवा है, बिहार पुलिस सेवा, बिहार पुलिस सर्विस, तो इसके माध्यम से लोग डीएसपी बनते हैं, एसडीपीओ बनते हैं, और विभिन्न जहां भी पदाधिकारी लेवल के पुलिस अधिकारियों की भर्ती की जरूरत पड़ती है या पोस्टिंग की जरूरत पड़ती है, वहां पर किया जाता है। फिर उसी प्रकार बिहार वित्त सेवा, बिहार फाइनेंस सर्विस, इसमें सेल टैक्स डिपार्टमेंट भी इसको कहा जाता है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की भर्ती किया जाता है। फिर निबंधन सेवा, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, इसके माध्यम से रजिस्ट्रार लोगों की भर्ती किया जाता है, जो जमीन वगैरह का रजिस्ट्री होता है, फ्लैट वगैरह किसी प्रकार का रजिस्ट्री होता है, तो ये रजिस्ट्रार लोगों का काम होता है। फिर उसी प्रकार कारा सेवा, कारा सेवा में जेल सुपरिटेंडेंट आते हैं, जो कि विभिन्न जेलों के सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में होते हैं। फिर शिक्षा सेवा को देख लीजिए, शिक्षा सेवा को भी अगर हम देखें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। तो बिहार एजुकेशन सर्विस में जो डीपीओ या फिर डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में भर्ती होते हैं प्रमोशन के बाद, तो ये बिहार शिक्षा। उसी प्रकार श्रम सेवा है, लेबर सुपरिटेंडेंट का भर्ती करते हैं, बिहार लेबर सर्विस। फिर नियोजन सर्विस है, ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के रूप में भर्ती होते हैं बिहार के लेबर डिपार्टमेंट के ही नियोजन सेवा में। फिर नगर कार्यपालक सेवा, ये विभिन्न जो नगर निकाय होते हैं, जैसे कि नगर निगम हो गया या फिर नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, तो उसके कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में ये उस नगर निकाय के सचिव के रूप में काम करते हैं। तो नगर कार्यपालक सेवा के रूप में इसकी भर्ती की जाती है। फिर निर्वाचन सेवा है, सब इलेक्शन ऑफिसर। फिर कमांडेंट की भर्ती की जाती है समादेष्टा होमगार्ड के लिए। फिर उत्पाद निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रोबेशन सर्विस, जो कि प्रोबेशन सेवा के पदाधिकारी है या जेल और प्रशासन के बीच कड़ी का काम करता है। फिर समाज कल्याण से कई प्रकार के वैकेंसी निकलते हैं, सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर का, ये बाल संरक्षण का भी होता है, महिला कल्याण होता है, विकलांगों के लिए, दिव्यांगजन के लिए अलग होता है। तो इस प्रकार समाज कल्याण से भी कई असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्टिंग होता है। फिर अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जो कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से होता है। फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी की भर्ती निकाला जाता है, जिसको कि आप बीडीओ कहते हैं, तो बीडीओ साहब का भर्ती ग्रामीण विकास के माध्यम से होता है। फिर राजस्व सेवा, जिसको कि रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाता है, तो ये यही लोग बाद में सीओ बनते हैं जाके। फिर पंचायत राज पदाधिकारी, ये बीपीआरओ कहलाते हैं। फिर कल्याण वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये जिला लेवल पर भी होता है, प्रखंड लेवल पर भी होता है। फिर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। फिर अंकेक्षर, ऑडिटर का भी भर्ती किया जाता है। फिर योजना सहायक की भी भर्ती होती है, जो योजना बनाने में काम करते हैं। फिर सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, विभिन्न एसएफसी या के गोदामों में या फिर जिला स्तर पर जो सप्लाई होता है, एमडीएम या जहां भी, तो उसका है। फिर परिवहन सेवा है, परिवहन सेवा में एडीटीओ के रूप में भर्ती किया जाता है। ये हो गया परिवहन सेवा। तो लगभग इससे भी ज्यादा, ये कुल मिला के लगभग 3 3 14 7 या 21 सेवाओं को हमने जिक्र किया, जबकि वास्तव में यह 30 से भी अधिक लगभग सेवाओं के लिए बीपीएससी विभिन्न विभागों से, बिहार सरकार में जो 45 डिपार्टमेंट है, 45 डिपार्टमेंट के विभिन्न पदाधिकारियों की ये भर्ती के लिए अधियाचना के आधार पर अपना रिक्तियों की संख्या निकालती है, और उसके आधार पर ये पदाधिकारियों की भर्ती करते हैं परीक्षाओं के माध्यम से। अब आगे अगर हम चलें तो यहां देखिए, अब बीपीएससी परीक्षा, जो हमारा तात्पर्य है सीसीई से, सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे अभी 17वीं बीपीएससी का वैकेंसी आ गया है और 71वीं का कुछ महीनों के बाद आना है, तो ये 2 बीपीएससी को आप मुख्य रूप से टारगेट करिए, ये सीसी। और इसका तैयारी जो भी विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन लेवल पर हैं या ग्रेजुएशन कर लिया है, उनको प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। तो अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी में शैक्षणिक योग्यता की सबसे पहले बात करें तो बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए 17वां या 71वां जो भी बीपीएससी आप भरे, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, उसके लिए स्नातक पास होना जरूरी है, स्नातक या फिर इसके इक्विवेलेंट, ग्रेजुएट एंड इट्स इक्विवेलेंट, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से,
कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय से, यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए। इतना ही नहीं कि अगर आप दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन से भी ग्रेजुएट हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर डिस्टेंस एजुकेशन से हमने डिग्री लिया है, डिस्टेंस, तो क्या हम एलिजिबल है कि नहीं? बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आप इग्नू से डिग्री लिए हैं या फिर नालंदा खुला विश्वविद्यालय से डिग्री लिए हैं या देश के किसी भी खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हैं डिस्टेंस मोड से, तो आपको भी बीपीएससी का फॉर्म भरने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक रेगुलर कॉलेज से पढ़ने वाले, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू विश्वविद्यालय या किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसे कि आईआईटी, एनआईटी के पास आउट ग्रेजुएट को बीपीएससी फॉर्म भरने का अधिकार है, वैसे ही आपको भी अधिकार है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, डिस्टेंस एजुकेशन वाले भी बीपीएससी के लिए एलिजिबल हैं। अब है एज, तो एज क्या होना चाहिए? तो उम्र के लिए जो योग्यता है वो न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही देखना होगा कि न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए। तो यहां पर 3 प्रकार का उम्र है। पहला है, आप जनरल जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें 21 या 22 है। तो 21 और 22 कैसे है? तो जैसे पुलिस सेवा के लिए या नगर कार्यपालक पदाधिकारी के लिए 21 साल है, यानी डीएसपी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेजुएशन करने के बाद। यदि आपका 21 साल हो गया, 21 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये हो जाएगा। और अन्य पदों के लिए 22 साल चाहिए। जबकि जिला समादेष्टा जो होमगार्ड होते हैं, होमगार्ड के जो कमांडेंट होते हैं, उसके लिए 20 साल में ही एलिजिबिलिटी हो जाती है। और सामान्यतः एज का जो कट ऑफ होगा वो कब से होगा? तो एज का कट ऑफ होगा आपको जिस साल वैकेंसी निकलेगा तो वो उसके 1 तारीख के अगस्त महीना से। जैसे अभी अगर 17वीं बीपीएससी निकल रहा है और अगर इसमें जो वैकेंसी निकालने में विलंब नहीं हुआ हो तो इसका कट ऑफ डेट जो होगा वो 1/8/2024 होगा, या 23 भी हो सकता है। कई प्रकार के रिलैक्सेशन भी सरकार देती है, कभी वैकेंसी निकलने में लेट हो गया तो एज को पहले से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूनतम एज कितना हो गया? 21 साल डीएसपी के लिए, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के लिए, और 22 साल एसडीएम और अन्य पदों के लिए, जबकि समादेष्टा के लिए 20 साल। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज अलग अलग है। यानी यूआर कोई जनरल कैंडिडेट यदि है तो उसके लिए 37 साल है, 37 जनरल कैंडिडेट के लिए 37। ठीक है, और प्रयास कितना है? तो प्रयासों की, जैसे यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दिया जाता है, यहां पर अनगिनत प्रयास है। यानी इस 37 साल के अधिकतम उम्र सीमा तक आप अधिकतम प्रयास कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ओबीसी को जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष है। और फीमेल के लिए अगर हम देखें, फीमेल और जो भी फीमेल हो, जैसे यूआर हो या ओबीसी हो, तो इसके लिए भी उम्र सीमा 40 वर्ष होगा। यानी 40 वर्ष उम्र सीमा किसके लिए? अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट यानी ओबीसी को 2 भाग में बांट सकते हैं, एमबीसी और बीसी, या फिर ईबीसी और बीसी, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2, दोनों के लिए जो उम्र सीमा होगा वो 40 वर्ष होगा। अगर फीमेल है, फीमेल चाहे जनरल की हो या फिर ओबीसी की हो, उसके लिए भी उम्र सीमा 40, जबकि एससी एसटी के लिए उम्र सीमा 42 साल होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 3 तरह का उम्र सीमा है। एक है 37 साल जो कि जनरल पुरुष के लिए है, दूसरा है 40 साल जो कि ओबीसी के पुरुष, जनरल की महिला और ओबीसी की महिला के लिए 40 साल, और एससी एसटी के लिए 42 साल, चाहे पुरुष हो या महिला हो, इसके लिए उम्र सीमा 42 साल है। अब है कि इसमें एक और छूट है कि अगर बिहार सरकार के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं और उन्होंने बिहार सरकार में 3 साल की नौकरी कर लिया है, लगातार 3 साल नौकरी कर ली है, सेवा में टूट नहीं होनी चाहिए, तो इसको ऊपरी उम्र सीमा में यानी अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट होगी। और प्रयास को यहां प्रतिबंधित किया गया है, परंतु उम्र सीमा में 5 साल तक का छूट मिलेगा। जैसे कि अगर हम
जनरल का देखें तो इसका नॉर्मल कितना था, 37 था, तो 37 और 5 42 हो गया। अगर नौकरी वाले लोग हैं तब 3 साल का नौकरी कर लिए हैं तो। ओबीसी का क्या था, तो नॉर्मल एज 40 था, 40 प्लस 5 कर दे तो 45 हो जाएगा। उसी प्रकार फीमेल यूआर यानी फिर जनरल कास्ट की महिला, तो उसका भी 40 था, तो 40 में हम 5 जोड़ दें 45 हो जाएगा। और SC ST का जिसका कि एज ऑलरेडी 42 था, तो 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। ये नौकरी वालों के लिए है जो नौकरी करते हैं, बिहार सरकार में लगातार 3 वर्षों की सेवा दी है, उसके लिए ऊपरी उम्र सीमा इस प्रकार होगा, 42 साल, 45 साल और 47 साल। अब आइए बात करते हैं कि हमको वेतन कितना मिलेगा। बहुत सारे लोगों को क्वेरी रहता है कि सर पेमेंट क्या मिलेगा। तो हम जानते हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों में साम्यता रखने के लिए जो बिहार सरकार के कर्मचारी संगठन थे, बिहार में काम कर रहे कर्मचारियों का संगठन और बिहार सरकार के बीच एक समझौता है कि इन्हें वही सब सुविधाएं दी जाएगी जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती हैं। तो उस सुविधा के अनुसार से जब जब केंद्र सरकार में वेतन या डीए बढ़ेगा तब बिहार सरकार के भी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और डीए बढ़ेगा। ये पहले से समझौता हो चुका है। तो अभी का जो वेतन दिया जा रहा है उस 7वां वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार से, 7वां वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स बना हुआ है। इसको आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10, 11 से लेकर लेवल 14 तक, यानी 1 से लेकर 14 लेवल तक का वेतन का जिक्र है। निचले जो स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको लेवल 1 दिया जाता है और जो सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं उसको लेवल 14 का वेतनमान दिया जाता है। तो आइए, तो बीपीएससी में हम 2 प्रकार के वेतनमान को हम देखते हैं। पहला तो लेवल 9 है। लेवल 9 का जो बेसिक होता है वो 53,100 होता है। 53,100 बेसिक होता है और इसमें डीए जुड़ता है। डीए मतलब महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, फिर टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस और फिर मेडिकल। ये सब जो है बेसिक वेतन के साथ जुड़ता है। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहता है। इस प्रकार से अगर किसी पदाधिकारी का पटना में पोस्टिंग होता है तो पहली जो उसको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 87,805 रुपया, और अगर अन्य शहर में पोस्टिंग होता है जिला में तो उसको 78,000 रुपया मिलेगा। तो ये आपकी लेवल 9 वाली सर्विस हो गई। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई लेवल 7 जो कि लेवल 9 से 2 वेतन स्तर कम है, बहुत सारे पदाधिकारियों की भर्ती इस लेवल के तहत किया जाता है, तो इसका जो बेसिक होता है 44,900 होता है। इसमें बेसिक है ये 44,900। इस पर डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और टीए यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस परिवहन भत्ता और फिर मेडिकल, तो इसके लिए दिया जाएगा। तो पटना में अगर किसी का पोस्टिंग होता है तो 78,800 रुपया इसको वेतन जो है लमसम मिलेगा, और अगर अदर शहरों की बात करें जिला वगैरह में तो 72,390 रुपया ये आपका 2 वेतन स्तर का अलग अलग वेतन जो है दिया जाएगा। अब लेवल 9 में क्या है, तो लेवल 9 में लगभग जिला स्तरीय पद है। जो जिला लेवल के पद है, जिन पदाधिकारियों की पोस्टिंग जिला स्तर पर होता है, तो लगभग उन पदाधिकारियों का जो वेतन है वो वेतन है लेवल 9। तो इनमें कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं, तो आप देखिए, ये आपका सीनियर डिप्टी कलेक्टर हो गया या एसडीएम कह सकते हैं इसको, फिर डिप्टी एसपी, डीएसपी, फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, रजिस्ट्रार, जेल सुपरिटेंडेंट, डीपीओ शिक्षा विभाग का, इलेक्शन ऑफिसर, कमांडेंट, लेबर सुपरिटेंडेंट, ये सब जो है क्या है, तो ये लेवल 9 के पद हैं। और फिर जो है अगर लेवल 7 की बात करें तो ये विशेषता क्या है, प्रखंड स्तरीय पद है और सुपरवाइजरी पद है। ठीक है। तो इसमें एमईओ हो गया, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, आरडीओ हो गया, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ, फिर आरओ यानी सीओ, फिर बीपीआरओ, फिर एलईओ, ये सब क्या है लेवल 7 का पद है। तो ये कम वेतनमान वाले पद हैं। जब आप किसी भी सेवा में भर्ती हो जाते हैं जैसे, और उसमें अगर 5 साल आप नौकरी कर लिए तो ये आपका प्रमोशन हो जाएगा, और अगर लेवल 9 है तो इसमें चल जाएंगे 11 में, लेवल 11 में चल जाएंगे। और इधर जो है अगर लेवल
लेवल 7 में है, तो लेवल 7 में है तो फिर 5 साल का अगर नौकरी करते हैं तो लेवल 9 में चल जाएंगे। इस तरह से प्रत्येक 5 साल, 3 साल, 2 साल पर प्रमोशन होते रहता है और लेवल जो है अपने आप अपग्रेड होते रहता है और इस प्रकार हमारा वेतन भी बढ़ते रहता है। अब बात करते हैं सबसे मुख्य बात। चलिए, वो सब तो वेतन की बात हो गई और सेवाओं के बारे में हमने समझा जाना। अब जो परीक्षा की तैयारी करना है, वो परीक्षा किस प्रकार का होता है, परीक्षा जो हमें देना है उसके बारे में सबसे बढ़िया से समझ विकसित कर लेना है, उसको जान लेना है कि किस प्रकार से हमें परीक्षा देनी होगी। तो अगर बीपीएससी की परीक्षा की बात करें, बीपीएससी का सीसी, पूरा बीपीएससी नहीं, क्योंकि बीपीएससी पहले भी मैंने बताया है कि बीपीएससी कई पदों की भर्ती लेती है। हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो बीपीएससी सीसीई, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्टेट सिविल, यानी बिहार स्टेट सिविल कह सकते हैं। अभी चल रहा है 17वां बीपीएससी सीसीई, ये कहा जा सकता है। तो इसका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? तो 3 चरण होंगे। बेसिकली 2 ही चरण होता है, लेकिन 3 चरण हम समझा रहे हैं। 2 ही चरण होता है। पहला चरण ये होता है पीटी का, प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये कितना होगा? प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों का होगा। 150 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले एक पेपर होंगे, सिंगल पेपर होंगे और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में टिक लगाना है, इसमें माइनस मार्किंग भी होगा और कुल मिला के आपको 90-95 नंबर अगर ले आते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये क्वालिफाई कर जाने के बाद गेट पास कर गए, आप प्रवेश कर गए इधर, तो ये पूरे को हम द्वितीय चरण कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है, जबकि ये दोनों का मेरिट लिस्ट में जुटता है। तो दूसरा चरण को भी हम 2 भाग में फिर बांट सकते हैं, जैसे ये हो गया मेंस और ये हो गया इंटरव्यू। तो ये मेंस कितने का होता है? तो मुख्य परीक्षा ये होता है, ये बेसिकली लिखित परीक्षा होता है, यानी इसको लिखना है। ये तो गोला रंगने वाला हो गया पीटी, लेकिन मेंस में लिखना है, आपको पैसेज में लिखना है और काफी सारे डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चन होंगे, अलग अलग विषय के क्वेश्चन होंगे, जिसकी चर्चा हम आगे जाकर करेंगे। तो मुख्य परीक्षा यूं तो 1100 अंकों का होगा, परंतु मेरिट के लिए ये 900 अंक ही उपयोगी है। यानी कुछ पेपर ऐसे हैं जिसका कि अंक मेरिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, 2 पेपर ऐसे हैं जिसका मेरिट के लिए अंक नहीं जोड़ा जाएगा, हिंदी और ऑप्शनल। तो मूल जो 900 अंक है वो मेरिट के लिए जोड़ा जाएगा। और फिर इंटरव्यू जो देंगे, तो इंटरव्यू जो है वो मुख्य परीक्षा को भी क्वालिफाई करने के बाद जब इधर आएंगे इंटरव्यू देंगे, तो 120 नंबर का इंटरव्यू और इधर से जितना अंक प्राप्त हुआ, मान लिया जाए कि इधर से आपको 600 नंबर प्राप्त हो गया मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में आपका 80 नंबर प्राप्त हुआ, तो 680 नंबर पर आप चाहें तो बिहार में टॉप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम लगभग 650 से ऊपर नंबर लाएं। इस प्रकार अगर सारी परीक्षाओं को जोड़ दें तो ये 1370 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें 1020 नंबर, यानी ये 900 मुख्य परीक्षा का और 120, तो 1020 नंबर का मेरिट के लिए जोड़ा जाता है और इसी पर मेरिट बनता है, जिसमें से 680 नंबर अगर आप ले आए तो आप इस परीक्षा में टॉप भी कर सकते हैं। अब चलिए, जो 3 चरण है, तो 3 चरण में किस प्रकार से है तो उसकी हम चर्चा करते हैं। 3 चरण को अगर हमने ऊपर ही देख लिया 3 चरण कैसे होते हैं, तो पहला पीटी होता है 150 नंबर का, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। अब मेंस की बात करें तो मेंस क्या है? तो मेंस मुख्यतः 5 पेपर के होते हैं। कितने पेपर के होते हैं? 5 पेपर के। तो 5 पेपर में सबसे पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, इसमें 30 नंबर क्वालिफाइंग होता है। 30 नंबर आसानी से लोग ले आता है, हालांकि जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ा नहीं उसके लिए दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी में 30 नंबर लाना है। अगर ये 30 नंबर नहीं ला पाए, अगर आपने 25 ही नंबर लाया, तो फिर आगे कितना भी बढ़िया क्यों ना लिखे हो, कोई मतलब नहीं रह जाता है और कोई भी मेरिट के लिए अंक नहीं जुटेगा। यहीं पर फेल हो गए, अगर हिंदी में फेल हो गए तो पूरे परीक्षा में फेल हो गए, अगर हिंदी में पास हो गए तो हिंदी में जब पास हो गए तो फिर इधर आ जाएंगे। तो जीएस पेपर 1 में 300 अंक का होगा और जीएस पेपर 2, यानी 2 पेपर जीएस का होगा 300 अंकों का। जीएस पेपर 1 300 अंक का, जीएस पेपर 2 300 अंक का। और एक निबंध का पेपर होगा, ये नया जुड़ा है, पहले नहीं होता था, 68वीं बीपीएससी से ये निबंध होने लगा है। तो
ये निबंध जो होगा वो 300 नंबर का। कुल मिला के 900 अंक ये मेरिट के लिए जुड़ेगा। और एक ऑप्शनल भी होगा। पहले ऑप्शनल का भी नंबर मेरिट में जुड़ता था, परंतु क्या हुआ कि ऑप्शनल को क्वालिफाई कर दिया गया है। तो क्वालिफाइंग कितना है, तो ये क्वालिफाइंग 32 से 40 नंबर के बीच होगा, 100 नंबर का होगा। ऑप्शनल कितना होगा, 100 नंबर का होगा। तो 32 से 40 नंबर जो है वो में क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नंबर लाना है। 32 नंबर SC ST के लिए है और 40 नंबर जो है वो जनरल के लिए है। ठीक है, अब आगे चलिए हम बात करते हैं GS पेपर 1 की। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया कि ये GS के बताया कि GS पेपर 1 और GS पेपर 2 होगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। GS पेपर 1 को, GS पेपर 1 को आप देख लीजिए। तो GS पेपर 1 जो है वो कितने अंकों का होगा, तो ये 300 अंकों का होगा। 300 अंकों का GS पेपर 1 होगा और इसके 3 सेगमेंट होंगे, सेगमेंट फर्स्ट, सेगमेंट सेकेंड और सेगमेंट थर्ड। तो फर्स्ट सेगमेंट की अगर बात करें तो इसमें इतिहास के प्रश्न रहेंगे और 114 नंबर के होंगे। इतिहास में भी क्या रहेगा, तो इसको अगर हम विस्तार पूर्वक लिखें तो भारतीय आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, ये इससे मुख्य रूप से इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, हालांकि ऑप्शन भी रहेंगे। तो अब इसमें 3 प्रश्न लिखना है, 3 प्रश्न लिखना है, परंतु इसका पहला जो प्रश्न होगा, जो पहला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, वो टिप्पणी वाले होंगे, टिप्पणी वाले होंगे। और बाकी जो 2 प्रश्न होंगे वो विस्तृत विवरण वाले होंगे। तो उसी प्रकार अगर समसामयिकी की भी बात करें तो समसामयिकी में भी 3 प्रश्न लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न 38 नंबर का होगा, यानी टोटल 38 या 114, 38 या 114 नंबर का होगा। यहां भी यही कहानी है, 3 प्रश्न लिखना होगा, 38 नंबर का होगा, 114। ठीक है, तो ये 2 पेपर हो गया। और तीसरा जो इसका सेगमेंट होगा, तो तीसरा सेगमेंट क्या होगा, वो स्टैटिक्स का होगा। स्टैटिक्स में 72 नंबर का होगा, जिसमें 2 ही प्रश्न लिखना है और प्रत्येक के लिए 36 अंक निर्धारित होगा। 114 114 नंबर का ये प्रश्न होगा। तो कुल मिला के 300 नंबर हो जाता है। इसका विस्तृत रूप में GS पेपर 1 का हम अलग से भी एक व्याख्या डालेंगे। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर की, GS सेकेंड पेपर। तो GS सेकेंड पेपर की जहां तक बात किया जाए तो ये भी 300 नंबर का होता है, 300 अंकों का होता है। और इसके भी 3 भाग होते हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3। ठीक है, तो पहला जो सेगमेंट होता है वो भारतीय राज्य व्यवस्था का होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम। और इंडियन पॉलिटी सिस्टम में विशेषकर भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, 3 प्रश्न लिखने होंगे, 38 नंबर करके होंगे और कुल मिला के अगर हम देखें तो 114 नंबर होगा। तो यहां भी इसका पहला प्रश्न जो होगा वो टिप्पणी वाले होंगे। ये नया बदलाव किया गया है BPSC में टिप्पणी वाले प्रश्नों को लेकर। ठीक है, सेकेंड सेगमेंट की बात करें तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। ये भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, इसमें ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है। इसमें मुख्य रूप से आपको 3 प्रश्न लिखना है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न जो होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा और 1 प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी से होगा। ये भी ज्योग्राफी का होगा तो इकोनॉमिक्स का ही स्वरूप का होगा। तो कुल मिला के 3 प्रश्न लिखना है। अब प्रत्येक के लिए 38 नंबर होगा और टोटल अगर देखें तो 114 नंबर। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा सेगमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का। यहां पर हमें 2 प्रश्न लिखना होता है, प्रत्येक के लिए 36 नंबर रहता है और यहां पर कुल मिला के 72। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो प्रश्न होता है, इसमें हम बता दें ये विज्ञान के अनुप्रयोग से संबंधित होता है।
जो मानव कल्याण के लिए विज्ञान का कार्य है, क्या मानव जाति के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, मानव जाति की सेवा में विज्ञान के आविष्कारों का जो अनुप्रयोग है उसी से संबंधित सवाल होता है। ये जनरल साइंस का सवाल नहीं होता है, जैसा कि पीटी में हम जनरल साइंस को पढ़ते हैं वैसा नहीं, बल्कि ये एप्लीकेशंस ऑफ साइंस होते हैं। तो इसके बारे में सेकेंड पेपर के बारे में हम अलग से भी इसकी चर्चा करेंगे। अब आ जाइए कि पीटी के बारे में आ जाइए, सबसे वाइटल है, क्योंकि हमने होल एंड सोल सारा चर्चा कर लिया है। अब जो है हम पीटी की बात करते हैं, बीपीएससी पीटी। क्योंकि बीपीएससी पीटी ही अगर पास नहीं करेंगे, ये बहुत ही वाइटल हो गया। क्योंकि अगर आप बीपीएससी पीटी पास कर गए तो आगे आपको तैयारी करने का मौका भी मिलेगा और नई नई चीजें जानने की मौका मिलेगी। आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, कन्वेंशन टाइप से पढ़ेंगे, व्याख्यात्मक प्रश्नों को पढ़ेंगे और उससे कंक्लूजन निकालेंगे, फिर लिखने की एक शैली विकसित करेंगे, सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका होल एंड सोल तैयारी हो जाएगा। तो पीटी परीक्षा पास करना जरूरी है, और अगर पीटी परीक्षा पास नहीं की है तो फिर से अगला साल पीटी का ही तैयारी करेंगे, तो ये जरूरी है। अभी जो 17वीं बीपीएससी आ रहा है, इसके लिए हम सभी विद्यार्थियों को अलर्ट करना चाहेंगे कि बीपीएससी पीटी को बिल्कुल ही हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसकी तैयारी बिल्कुल जोरदार ढंग से किया जाना चाहिए। इस पर कई वीडियो हमारा जारी हो चुका है और आगे भी हम इस संबंध में आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे कि किस प्रकार का स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किताबें हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, कोचिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यूट्यूब से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन सब बातों पर हम विस्तृत विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और टॉपिक और कंटेंट पर भी रहेगा, विशेषकर करंट अफेयर्स पर हमारा क्लास जो है वो रहेगा। तो हम 17वीं बीपीएससी के बारे में बात करें तो क्या है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, CCE, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यही है। 17वीं आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो एक पेपर होता है, एक पेपर का परीक्षा होता है, सिंगल पेपर होता है, और इसकी अवधि जो होती है वो 2 घंटे की होती है। 2 घंटे के अवधि वाले सिंगल पेपर की परीक्षा होती है, और ये जो है 12 बजे दिन से प्रारंभ होता है। जिस दिन परीक्षा होना होता है 12 बजे दिन से प्रारंभ होकर 2 बजे दिन तक चलेगा, 2 घंटे का होगा। कुल अंक कितने होंगे, तो कुल अंक होगा 150 अंकों की परीक्षा लिया जाएगा। प्रश्न कितना होगा, तो प्रश्न भी 150 होगा, और ऋणात्मक अंकन जो निगेटिव मार्किंग होगा वो कितना होगा, तो 0.33, अर्थात 1/3। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 3 प्रश्न गलत करने के बाद 3 नंबर तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, 3 नंबर तो ऐसे ही कट गया आपका गलत होने के कारण, और इस गलती के कारण 1 नंबर और काट लिया जाएगा, अर्थात 4 नंबर की कमी है। यानी 3 प्रश्न गलती करते हैं तो ये 3 प्रश्न की कमी नहीं है, बल्कि ये 4 प्रश्न की कमी है, 4 अंक की कमी है, ठीक है। तो इस प्रकार जो निगेटिव मार्किंग के कारण, पहले क्या होता था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, जिस कारण से सभी लोग 150 का 150 अटेम्प्ट ले लेते थे। लेकिन अब सोच समझ कर अटेम्प्ट लेना है कि कितना हो कि ऋणात्मक अंकन से बचे, निगेटिव मार्किंग से बचे। लेकिन अब इतना भी कम नहीं बनाना चाहिए कि फिर जो है वो आपका कट ऑफ से भी नीचे हो जाए। जब कट ऑफ ही 90-95 जाना है, एक बात याद रखिए, कट ऑफ कितना जाना है, 90 से 95। कैटेगरी वालों का कुछ कम होगा, ठीक है। 90-95 जब कट ऑफ ही जाना है और आपको मान लिया जाए 90 प्रश्न ही आ रहा है, तो ऐसे ही आप रेस से बाहर हैं। इससे अच्छा है कि कुछ रिस्क लेना चाहिए, 10-20 प्रश्नों का रिस्क लेना चाहिए ताकि हमारा 90 से पार रहे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा, और ये स्ट्रेटजी बनेगा तब जब आप लगातार टेस्ट सीरीज देंगे, घर पर सेट बनाएंगे, तब पता चलेगा कितना हमारा सही हो रहा है और किस प्रकार से हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। अधिक बनाने से हमको कितना नुकसान हो रहा है, कम बनाने से कितना नुकसान हो रहा है। तो ये आपको निगेटिव मार्किंग के संबंध में बनाना पड़ेगा। और प्रश्न को अगर देखें तो MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। यानी एक प्रश्न रहेंगे, उसके कई विकल्प रहेंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा और उस विकल्प का चयन करना है और उसके आधार पर आपको आंसर टिक करना है। अब प्रारंभिक परीक्षा के विषय को अगर देखें तो इसका हम डिटेल वर्णन भी करेंगे कि सभी परीक्षाओं में जितना भी परीक्षा हुआ, चाहे वो 60वीं 62वीं हो
63वीं हो, 64वीं हो, 65वीं हो, 66वीं हो, 67वीं हो, 68वीं हो या 69वीं हो, सब में किस किस विषय से कितना प्रश्न पूछा गया। तो आमतौर पर हम यही देखते हैं कि जो औसत जो रहता है, एक अलग अलग परीक्षाओं में 2-3 नंबर का वैरी होता है, लेकिन अगर होल एंड सोल देखा जाए तो होल एंड सोल देखा जाए तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा के विषय है, तो कुल मिला के इसमें हम कितना 9 विषय हम देख सकते हैं कि 9 विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, तो तीनों मिला के ये 25 नंबर के सवाल रहते हैं। कभी कभी यह 26, 27 या 30 तक भी चला जाता है, लेकिन नॉर्मली 25 हम इसको मान के चल सकते हैं। उसी प्रकार अगर विज्ञान से बात करें तो विज्ञान से, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस से मिलाकर 30 नंबर रहता है। कभी कभी 25 तक भी आता है, लेकिन 30 इसको हम मान के चल सकते हैं। फिर उसी प्रकार अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां से 15 सवाल अमूमन रहते हैं। कभी कभी ये 12-13 भी होता है, लेकिन 15 सवाल। भूगोल से 20 प्रश्न, 20 प्रश्न से कम कभी नहीं रहेगा भूगोल में, तो 20 प्रश्नों की तैयारी करना होगा। राज्य व्यवस्था में 15 अंक, कभी कभी घटकर 10-12 अंक भी आ जाता है, लेकिन 15 अंक जो है अमूमन औसतन होता है। समसामयिकी में ये बहुत काफी वाइटल है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी मार खा रहा है। और समसामयिकी अब जो पूछा जा रहा है तो काफी एक सूक्ष्म अवलोकन से पूछा जा रहा है, सूक्ष्म दृष्टिकोण इसमें देखा जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति समसामयिकी के प्रति उसका रुझान है या नहीं। कौन सा विद्यार्थी है कि डेली अखबार पढ़ता है, डेली खबरों को विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। तो ऐसी चीजों को देखकर प्रश्न बनाया जा रहा है। तो ये 30 प्रश्न है, कभी कभी तो यह 37 तक चला गया। आमतौर पर यह 25 से 30 के बीच रहता है, लेकिन इसकी बढ़ोतरी भी हो सकती है, कभी 28 प्रश्न भी रहते हैं, लेकिन 30 हम औसतन मान के चल सकते हैं। और फिर 5 प्रश्न हम विविध प्रश्न के रूप में रख सकते हैं, जो कभी किसी जीके वगैरह का प्रश्न रहता है, या बहुत सारे मिसलेनियस टाइप का सवाल है, जैसे भारत में सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा, बिहार में प्रथम, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, महिलाओं में प्रथम, विश्व में सबसे लंबा, ऊंचा, छोटा, बड़ा। तो यहां से सवाल जो है विविध प्रश्न रहते हैं, ठीक है। और फिर उसी प्रकार बिहार स्पेशल से 15 सवाल, ठीक है। और गणित से, और इसके साथ अब रीजनिंग भी जोड़ दिया गया, पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ मैथ के ही सवाल रहते थे। तो गणित और रीजनिंग से हम देखते हैं कुल मिला के तो ये 10, तो ये टोटल अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 150। तो 150 सवालों के उत्तर आपको देने हैं, माइनस मार्किंग है, उसका ध्यान रखते हुए जितना से जितना अधिक बना सकें, जितना से जितना सर्वशुद्ध बना सकें, और इसी आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और उस मेरिट में अगर आप क्वालिफाई किए तो आगे आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, मेंस की परीक्षा तैयारी करेंगे और उसको देंगे। और मेंस अगर अच्छा से लिखे तो आपके ऑफिसर बनने की गारंटी जो है वो लगभग जो है 50% सिक्योर हो जाता है। मुख्य परीक्षा के विषय की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर लिया है, फिर से एक बार हम देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि सामान्य हिंदी जो होगा वो वर्णात्मक होगा, 100 नंबर का, यानी लिखना है। सामान्य अध्ययन ये भी वर्णात्मक होगा, 300 अंकों का, पेपर 1। सामान्य अध्ययन पेपर 2 यह भी वर्णात्मक होगा, 300 अंकों का। उसी प्रकार निबंध भी यह भी वर्णात्मक होगा, 300 अंकों का। लेकिन वैकल्पिक विषय जो होगा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, वो वस्तुनिष्ठ होगा। अब सवाल उठता है कि कौन सा वैकल्पिक विषय का चयन किया जाए। तो हम तो कहेंगे कि अगर कोई किसी विषय में विशेषज्ञ नहीं है तो चुपचाप आंख मूंद के इतिहास रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इतिहास के लिए आपको पीटी में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, हर जगह इतिहास पढ़ना है, और ये विषय का जानकारी भी होना चाहिए। तो ये काफी जो इंटरव्यू में भी इतिहास से सवाल पूछा जाएगा, तो ये विषय काफी फायदेमंद रहेगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इतिहास को रख लेना चाहिए, इसमें 32 से 40 नंबर आ जाएगा। हिंदी क्या है, तो हिंदी क्वालिफाइंग है, 30 नंबर लाना है ना, लेकिन मेरिट के लिए नोट काउंट होगा, मेरिट के लिए जोड़ा नहीं जाएगा। अब वैकल्पिक विषय क्या है, ये क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, 32 से 40% या 32 होगा, 32 से 40%, ये भी मेरिट के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शनल में कितना नंबर होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को सवाल उठता है, बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि ऑप्शनल में कितना नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शनल की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट अगर है तो 40%, ठीक है। BC1 है तो 36.5%, BC2 है तो 34%, और SC ST है या ऑल फीमेल है, जितना भी फीमेल है, या फिर दिव्यांग व्यक्ति है, सबके लिए मात्र 32%। तो ये क्या है,
तो ये कहां से आया है कटअप? तो ये बिहार सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2374 के दिनांक 16/7/2007 के लेटर में जो संकल्प है उससे ये लिया गया है कि कम से कम न्यूनतम जो क्वालिफाइंग होगा वो ये होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग ये होगा कि कोई जनरल के विद्यार्थी है 40%, और SC ST और फीमेल हैं, दिव्यांग है तो 32%, बाकी BC और BC2 के लिए 37.5% और 34%। तो यहाँ ऑप्शनल में इतना नंबर आपको लाना होगा। ये हमारे BPSC पर होल एंड सोल जो भी जानकारी मुझे देना था, जिस संबंध में विद्यार्थियों को आशंका रहता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहता है, तो वो मैंने दे दिया। अब है क्या कि हम इस सेशन का अंत करने जा रहे हैं। अंत करने से पहले हम एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अगर आप BPSC ऑफिसर बनना चाहते हैं, अपने इस जीवन को जो एक ही बार मिला है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस जीवन को बढ़िया से जीना चाहते हैं, जो जीवन हमें एक ही बार मिला है उसको क्वालिटी पूर्ण जीना चाहते हैं, तो आपको तैयारी के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा और कुछ नई रणनीति को अपनाना होगा। तो रणनीति में क्या है? तो रणनीति में है, सबसे पहले आपके पास इच्छा शक्ति होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम करने का जज्बा होना चाहिए, और यह कठिन परिश्रम सही दिशा में किया जाना चाहिए, सही दिशा में किया जाना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ किया जाना चाहिए, निरंतरता के साथ। कहीं से मोटिवेट हो गए एक दिन में खूब कठिन परिश्रम कर लिए, 24 घंटा पढ़ लिए, उससे नहीं होना है। अगर 2 घंटा करके ही पढ़ते हैं, लेकिन रोज पढ़ना है, 4 घंटा ही पढ़ना है, रोज पढ़ना है, तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और इसके साथ आप मेरे जो फॉर्मूले हैं, जिस फॉर्मूले का उपयोग करके मैं ऑफिसर बना, अगर आप भी करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको पदाधिकारी बनने से रोक पाए। और ये फॉर्मूला है रीड राइट थिंक डिस्कशन रिवीजन रिमेंबर एंड प्रैक्टिस। यानी चीजों को पढ़ना है, जितना पढ़ना है उससे ज्यादा लिखना है, उससे भी ज्यादा सोचना है, और अगर लिख लिए, पढ़ लिए, सोच लिए, आपके मन में कंसेप्ट बन गया, तो अपने मित्रों के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? या तो अपने मित्रों को आप सिखा सकते हैं या उनसे कुछ आप सीख सकते हैं। उसके बाद चूंकि पढ़ी हुई चीजों को हम भूल जाते हैं, तो उसका रिवीजन भी करना है। ये रिवीजन दैनिक भी होना चाहिए, साप्ताहिक भी होना चाहिए, मासिक भी होना चाहिए, और परीक्षा के समय में जो इंटेंसिव रिवीजन होता है वो भी होना चाहिए। फिर जो है कुछ चीजों को आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम रटने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको रट लेना जरूरी होता है। और फिर इन 6 जो बिंदुओं हैं, इनका प्रतिफल तब पड़ेगा जब आप अभ्यास करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस सेट बनाइए। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात शिल्प पड़त निशान। यह कहावत आपने देखा होगा। तो लगातार प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए। आने वाले समय में आप इस समाज के, मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑफिसर बनना ही आपका अंतिम मकसद होना चाहिए, लेकिन ये आपको समाज में कुछ करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए यह एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दे सकता है, जिसके सहारे आप दुनिया में मशहूर हो सकते हैं, देश समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सकते हैं, अपने लाइफ को क्वालिटी पूर्ण बना सकते हैं। इसी के साथ मैं इस सेशन का अंत करता हूं। अब मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कड़ी मेहनत के साथ, सही दिशा में परिश्रम के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इस बार BPSC में लगेंगे और अपने जो गोल है उसको अचीव करेंगे। जय हिंद।